Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, जिसमें हम Renaissance का time period जो यूरोप में है उसको डिस्कस कर रहे हैं. इसी टाइम पीरियड के दौरान रिफॉर्मेशन ऑफ यूरोप हुई थी. सो ये जो रिफॉर्मेशन ऑफ यूरोप है, ये क्या थ्योरी है बेसिकली, या क्या ये एक कौन सा ऐसा इवेंट है यूरोप के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम इसको डिस्कस करेंगे. सो द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे इज दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रिफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट ब्रॉट रेवोल्यूशनरी changes in the religious and the political landscape of the Europe. So my dear students, basically reformation जो है ये एक ऐसी रिलीजियस मूवमेंट थी जिसका एम क्या था कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इट हेल्ड अ ग्रेट पावर इन यूरोपियन सोसाइटी. सो इसकी जो पावर है इसको एक तरीके से चैलेंज किया गया था. एंड दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर एक सैक्सन जो है प्रीस्ट था और इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे रोमन कैथोलिक में जो प्रैक्टिस की जाने वाली चीज़ें थी उनके साथ. सो इसने उन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और इसने एक 95 थीसिस जो है वो लिखे एंड ही रोट देम इन 1517. और इसने उनको जर्मनी में अपने जो चर्च है उसके आगे जो है वो हैंग कर दिया इन 95 थीसिस को. और उसको जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी वो रिफॉर्मेशंस चाहता था या चीज़ें चेंज करना चाहता था, जो वो कहता था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए चर्च के अंदर, वो उसने उस थीसिस के अंदर इंक्लूड की. और बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. और यहीं से जो है जो यूरोपियन सोसाइटी है, इट डिवाइडेड इनटू रोमन कैथोलिक चर्च and the Protestants. So the Protestants were the people who followed the theory or the movement of Martin Luther. So इस तरीके से यूरोप डिवाइड हो गया और इसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफॉर्मेशन का टाइम पीरियड कहते हैं. आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि इसके थीसिस में ऐसी क्या चीजें थी या वो ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे मार्टिन लूथर को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी या बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम्स थी और जो कि चर्च में नहीं होनी चाहिए. सो मैं आपके साथ डिटेल से इनको डिस्कस करती हूँ. सो चर्च जो है इसके अंदर करप्शन थी, यानी कि ये इंडल्जेंसेस जो है उनको सेल किया करता था. व्हाट आर द इंडल्जेंसेस, यानी कि आपको अपने गुनाहों से छुटकारा मिल सकता है अगर आप चर्च को पैसे दे दें तो आपके तमाम सिंस जो है वो माफ हो जाएंगे. मार्टिन लूथर का ये कहना था कि आप वो पैसे किसी गरीब को दे दे तो आपके गुनाह ज्यादा बख्शे जाएंगे. इंस्टेड यू गिव द मनी टू द चर्च, क्योंकि ये एक तरीके से ब्राइबरी है. तो चर्च जो है वो आपसे पैसे लेता था, तो जाहिर है जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने गुनाह करता जाएगा और उसके गुनाह माफ होते जाएंगे by just giving the money. So जो वेल्दी है वो किसी भी किस्म के, इसका मतलब है, गुनाह कर सकते हैं. तो लोगों के जहन में क्या चीज होगी कि हम गुनाह कर लेते और चर्च को पैसे दे आएंगे एंड द सिंस विल बी टोटली, दे विल बी फॉरगिवन. सो ये प्रैक्टिस जो है मार्टिन लूथर ने इसको कहा कि ये नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, देयर वाज अ लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द क्लर्जी. अब क्लर्जी क्या थी? जो द पीपल हु यूज्ड टू प्रैक्टिस द रिलीजन, तो जो प्रीस्ट वगैरह होते थे वो एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे. तो वो लेविश लाइफस्टाइल जो है वो नहीं होना चाहिए. सो इस चीज से भी प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट थिंग, देयर इज द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म. सो द क्वेश्चन द चर्च अथॉरिटी, क्योंकि चर्च के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी. ये हर किस्म के फैसले लिया करता था. इंडिविजुअलिटी जो है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं था. तमाम चीजें जो है वो रोमन कैथोलिक या जो कैथोलिक चर्च है उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमा करती थी. सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो कैथोलिक चर्च है उसकी इतनी पावर थी कि एक गवर्नेंस सिस्टम जो है उसके अंदर भी प्रॉपर कौन जो है वो तमाम फैसले लेता था, वो क्लर्जी या जो चर्च के लोग हैं वो लिया करते थे. सो उसने ये भी कहा कि चर्च की हैसियत जो है वो एक चर्च की या एक रिलीजियस टेंपल की होनी चाहिए, उसका इतनी ज्यादा उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए. सो दे शुड लिमिट द power of the church and emphasis on the individualism and education also. Then the printing press, ये printing press से हुआ क्या कि जो रिफॉर्मेशन थी और जो उसके आइडियाज थे वो रैपिडली स्प्रेड हुए और इससे जो है वो बहुत ज्यादा मार्टिन लूथर के आइडियाज को बूस्ट मिला. उसने जो थीसिस लिखे थे वो काफी ज्यादा प्रिंट हुए प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद और उसकी जो वास्ट स्प्रेड हुई ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि जर्मनी से बाहर पूरे यूरोप में.
तो यहाँ से मार्टिन लूथर के आइडियाज की या 95 थीसिस जो है, अगर हम उसको जल्दी से उसके एक्शंस की बात करें, तो ही क्रिटिसाइज्ड द कैथोलिक चर्चेस प्रैक्टिसेस एंड पोस्टेड द 95 थीसिस इन 1917 and its impact was that it sparked debates and challenged the church authority and led to the establishment of Protestant domination. So यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट कौन थे? Anybody who was protesting against the Catholic Church, और वो कौन था? वो लूथर था। फिर इसके साथ बहुत सारे और थियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी मिल गए थे, और फिर उनके अलग अलग आइडियाज थे, और फिर इस तरीके से सेवरल, they weren't just Protestants, उसके बाद anybody who was protesting against the Catholic Church वो प्रोटेस्टेंट्स में आ गए, और प्रोटेस्टेंट्स भी कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। Anybody who was following the ideas of Luther वो लूथरिज्म बन गया। Anybody who was following the ideas of Engel वो एंगलिज्म बन गया। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंट्स की भी आगे कई सारी ब्रांचेस जो है वो बन गई थी, उसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स पे फोकस करें, क्योंकि फिर और बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने अपने आइडियाज जो हैं वो इसके अंदर डालने शुरू किए कि ये भी नहीं होना चाहिए कैथोलिक चर्च में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेवरल आइडियाज वर गिवन। So, लेकिन anybody who was protesting against the church, Catholic Church, Roman Catholic Church, that became the Protestants, right? So, उसके बाद आ जाता है emergence of the Protestantism. So, what is Protestantism? An alternative to the Catholicism and emphasized individual interpretation of the Bible. अच्छा, अब कैथोलिज्म में क्या चीज थी कि जो बाइबल है उसको सिर्फ जो है वो प्रीस्ट जो है वो इंटरप्रेट करेगा। That wasn't given to the local people to interpret. अब प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसमें कहा गया कि क्यों भाई, ये तो लोगों के पास होनी चाहिए और हर इंडिविजुअल जो है वो इसको खुद पढ़े और खुद जो है इसको समझकर जो है इसके आइडियाज को प्रैक्टिस करे। सो ये चीज भी जो है वो एक तरीके से प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसके अंदर बताई गई। एंड स्प्रेड ऑफ टेंशन, एंड इसकी वजह से क्योंकि अब दो जो आइडियाज शुरू हुए और एक पूरी जो है वो एक सेट ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो आगाज उसका हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत सारी टेंशन जो है उसका यूरोप के अंदर आगाज हुआ। और ये जो टेंशन है ये दो ग्रुप्स के दरमियान थी, द पीपल हु वर सपोर्टिंग द कैथोलिक्स एंड द पीपल हु वर सपोर्टिंग द प्रोटेस्टेंट्स। और इसमें सिर्फ पीपल नहीं थे, इसके अंदर यूरोपियन ताकतें मौजूद थी, मुख्तलिफ ममालिक जो थे, मुख्तलिफ स्टेट्स जो थी, दोज हु वर फेवर इन द आइडियाज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड दोज हु वर इन द आइडियाज ऑफ कैथोलिक्स, वो आमने सामने हो गए और इस तरह से कई सालों की जो है वो जंगों का आगाज हो गया। Okay, then the religious wars and the conflicts. So बहुत सारी 30 ईयर की वॉर हुई, 1618 से इसका आगाज हुआ और 1648 जो है वो यहाँ तक जो है ये 30 साल तक मुसलसल जो है प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स जो हैं इनके दरमियान जंगें लड़ी गई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो जो पॉलिटिकल अलायंस है उनके बारे में पता चला, वो बनना शुरू हो गए। एनीबडी हु वाज सपोर्टिंग द प्रोटेस्टेंट्स वो एक साइड पर हो गए, जो कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रहे थे वो एक साइड पर हो गए, और इस तरीके से नई नेशन स्टेट्स जो है उनका भी आगाज हुआ। अब नेशन स्टेट्स का कैसे आगाज हुआ? नेशन स्टेट्स का आगाज ऐसे हुआ कि जब रोमन कैथोलिक चर्च या कैथोलिक चर्च की पावर को चैलेंज किया गया, क्योंकि दे वर टेकिंग डिसीजंस फॉर द होल यूरोप, तो उनकी जब पावर को चैलेंज किया गया तो यहां से प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम का आगाज हुआ और यहीं से जो है यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स का भी, एक प्रॉपर नेशन स्टेट्स का भी आगाज हुआ। सो इस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसकी पावर को एक तरह से लिमिट कर दिया गया। ओके जी, उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए कि पावर शिफ्ट हुई, रूलर्स एम्ब्रेसिंग द प्रोटेस्टेंटिज्म, चैलेंज द कैथोलिक डोमिनिज्म, इसी की वजह से जंगें भी लड़ी गई, राइज ऑफ द नेशन स्टेट, स्ट्रेंथन द सॉवरेनिटी ऑफ द रूलर्स एंड डिक्रीज द चर्च इन्फ्लुएंस इन द गवर्नेंस। ये मैंने अभी आपको बताया, तो यही चीजें जो है दोबारा डिस्कस हो रही हैं। उसके बाद सोशल चेंजेस किस किस्म के आए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिज्म डिवीजन के बाद कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, लोगों ने बाइबल को खुद से इंटरप्रेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ भी हुई, क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज हुआ लोगों में, और एजुकेशन डेफिनेटली लोगों के अंदर they got educated. And then emphasis on literacy, it encouraged the reading and the understanding of the scripture. लोगों ने ओरिजिनल स्क्रिप्चर को उसकी असल जबान में समझने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो लर्न करनी शुरू की। सो इस तरीके से लर्निंग का और एजुकेशन का आगाज हुआ और लोगों ने बाइबल को खुद समझना शुरू किया, और जब आप खुद किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक तरीके से आपके अंदर नॉलेज जो है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, बल्कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी उसके अंदर भी जो है वो भी बढ़ती है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या लेगेसी थी इस रिफॉर्मेशन की कि एक तो को एग्जिस्टेंस आई कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म की, एंड दे स्टिल को एग्जिस्ट टू डेट. उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, नेशन स्टेट्स जो है वो बनना शुरू हुई. सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? इट प्रमोटेड सेक्युलरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ऑल्सो. सो ये जो है वो रिफॉर्मेशन की लेगेसी थी. तो एक तरीके से पूरा यूरोप जो है ये रिलीजियसली, पॉलिटिकली और सोशल वाइज जो है ये रिफॉर्म हुआ, एंड इट्स लेगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द मॉडर्न सोसाइटीज इवन टुडे. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print from bio teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet, and for homework you will write a short essay on how the Reformation shaped today's ideas about individual rights and the freedoms. So complete your homework, and I hope you have enjoyed the lesson. Stay safe. Thank you so much, and Allah Hafiz.